हाय एवरीवन। सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे समन्स के बारे में। अब समन जो है वो बेसिकली एक ऑफिशियल नोटिस होता है जो जनरली डिफेंडेंट को भेजा जाता है कोर्ट में बुलाने के लिए। अब सीपीसी में समन्स के प्रोविजन सेक्शन 27 से लेके 32 में दिए हुए हैं और ऑर्डर 5 में इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। अब हम समन्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं उन सेक्शंस को जो समन से रिलेटेड है। दैट इज सेक्शन 27 से सेक्शन 32। नाउ सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट। अब सेक्शन 27 बस इतना ही कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट होने के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को समन इशू करना होगा डिफेंडेंट को टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 28 सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। अब सेक्शन 28 जब अप्लाई होता है जब डिफेंडेंट दूसरे स्टेट में रहता है। सो अब सेक्शन 28 में मेन बात बस ये कही है कि अब जहाँ पर ट्रायल चल रहा है जिस कोर्ट में वो अदर स्टेट के कोर्ट को समन भेजेगा जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। अब जो समन भेजे जाएंगे वो अदर स्टेट के प्रिस्क्राइब्ड रूल से भेजे जाएंगे जिस स्टेट में डिफेंडेंट रहता है, और अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन की कॉपी भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। अब इस सेक्शन में 3 कोड की बात करी गई है। पहला ऐसे कोड जो इंडिया में है लेकिन उन पे सीपीसी के रूल फॉलो नहीं होते, और दूसरा ऐसे कोड जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है उन पे, और लास्ट में ऐसे कोड जो आउटसाइड इंडिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से सेक्शन 29 को अप्लाई करवा रखा है। तो अगर इन 3 कैटेगरी वाले कोर्ट के द्वारा अगर समन भेजी जाती है इंडिया के कोर्ट में जो सीपीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसे ही हम फॉरेन समन कहेंगे जिस पे सेक्शन 29 अप्लाई होता है। अब इस केस में ये जो कोर्ट है वो फॉरेन समन को वैसे ही डील करेगा जैसे इसी कोर्ट ने समन इशू करी हो। बस सेक्शन 29 बस यही कहता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 30। अब ये कोर्ट की पावर की बात करता है। अब बी पार्ट ही सेक्शन 30 का समन से रिलेटेड है। ये कहता है कि कोर्ट या तो सुओ मोटो या पार्टी की एप्लीकेशन के बाद समन इशू कर सकती है किसी पर्सन को ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन कोर्ट। और अगर जिस पर्सन को कोर्ट ने समन भेजा है एविडेंस और डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए अगर वो नहीं आता या कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो सेक्शन 32 के तहत उस पर्सन पे पेनल्टी लगा सकता है कोर्ट, जैसे वारंट जारी कर सकता है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, या फाइन लगाया जा सकता है 5,000 तक का, या फिर उससे सिक्योरिटी भी मांगी जा सकती है। अब समन से रिलेटेड लास्ट सेक्शन बचा है सेक्शन 31 समन टू विटनेस। अब जो सेक्शन अभी हमने पढ़े हैं सेक्शन 27, 28 और 29 वो डिफेंडेंट को समन देने की बात करते हैं, और सेक्शन 31 में बस यही लिखा है कि डिफेंडेंट के अलावा किसी और पर्सन को कोर्ट समन भेजता है तो उसी मैनर में भेजेगा कोर्ट जैसे वो डिफेंडेंट को भेजता है, सेक्शन 27, 28 और 29 के प्रोविजन को फॉलो करते हुए। अब हम देखते हैं प्रोसीजरल पार्ट समन्स का जो कि ऑर्डर 5 में दिया हुआ है। अब ऑर्डर 5 में टोटल 30 रूल हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला इशू ऑफ समन, समन को जारी करना, और दूसरा है सर्विस ऑफ समन। अब इशू ऑफ समन के बारे में रूल 1 से लेकर रूल 8 तक दिया हुआ है पूरा प्रोसीजर, और सर्विस ऑफ समन के बारे में रूल 9 से रूल 30 तक दिया हुआ है पूरा प्रोसीजर। सो पहले हम इशू ऑफ समन को देखते हैं रूल 1 से रूल 8 तक। सो नाउ रूल 1। अब सेक्शन 27 हमने देखा था कि सूट इंस्टीट्यूट होने के 30 दिन के अंदर अंदर समन इशू करेगा कोर्ट, और अब रूल 1 कह रहा है कि जैसे ही समन डिफेंडेंट को मिल चुकी, जब भी समन की सर्विस हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को कोर्ट में अपीयर होकर जवाब देना होगा रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन अगर जब प्लेंट प्रेजेंट की जा रही थी कोर्ट में, जब डिफेंडेंट अगर ऑलरेडी अपीयर था तो उस केस में अलग से समन भेजने की जरूरत नहीं है कोर्ट को। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो कोर्ट उसे मैक्सिमम 90 दिन का टाइम देगी रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। इसमें ये 30 दिन भी इंक्लूडेड है। तो एडिशनल टाइम जो कोर्ट दे सकती है 30 दिन के बाद वो है 60 दिन। नाउ नेक्स्ट इज सब रूल 2। अब डिफेंडेंट जिसको समन इशू हुआ है अंडर सब रूल 1
तो वो कोर्ट के सामने पर्सनली भी अपीयर हो सकता है, अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, या प्लीडर के साथ कोई और पर्सन जिसे केस की डिटेल बताए उसके साथ भी वो अपीयर हो सकता है। और जो भी समन कोर्ट इशू करेगा उस पे जज के साइन और कोर्ट की सील होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रूल 2। अब रूल 2 बस इतना ही कहता है कि समन के साथ प्लेंट की कॉपी भी लगाई जाएगी। अब अगला है रूल 3। अब रूल 3 कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ की पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है तो कोर्ट उन्हें भी समन दे के बुला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लेंटिफ क्यों लिखा है, क्योंकि प्लेंटिफ तो खुद ही सूट इंस्टीट्यूट करता है तो उसे समन भेजने की क्या जरूरत। बट ज़्यादातर केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ का प्लीडर सूट इंस्टीट्यूट करता है, तो अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ की पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है कोर्ट में तो कोर्ट प्लेंटिफ को भी समन भेज सकता है। अब अगला है रूल 4। अब रूल 4 जो है वो रूल 3 का एक्सेप्शन है। मतलब रूल 4 में कहा है कब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को पर्सनली अपीयर होने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब रूल 4 कहता है कि अगर पार्टी कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में ही है या अगर पार्टी कोर्ट से 50 या 200 मील्स के अंदर ही रहती है तो कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस के लिए बोल सकता है, और अगर इससे दूर रहती है तो कोर्ट नहीं बोल सकता। अब यहाँ पे 50 और 200 अलग अलग इसलिए कहा है कि 200 माइल्स तो उस केस में है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है आने जाने के लिए, बस हो ट्रेन हो कुछ भी हो, और 50 माइल्स उस केस में है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर 50 माइल्स या 200 माइल्स के अंदर है पार्टी तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा जा सकता है, अदरवाइज नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट इज रूल 5। अब रूल 5 कहता है कि समन दो तरीके की हो सकती है। पहला जो समन है वो इशू को सेटल करने के लिए, अब दूसरी जो समन है वो होती है फाइनली मैटर को डिस्पोज करने के लिए। और स्मॉल कॉज कोर्ट के मैटर में हमेशा समन जो है वो फाइनल डिस्पोजल की इशू करी जाती है। नेक्स्ट इज रूल 6। फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। मतलब कोर्ट कौन सी डेट फिक्स करेगा वो दे रखा है रूल 6 में। इट स्टेट्स दैट डेट फिक्स करने से पहले कोर्ट अपना स्केड्यूल देखेगा, डिफेंडेंट कहाँ पर रहता है ये देखेगा कोर्ट, डिफेंडेंट को सफिशिएंट टाइम मिले इसका भी ध्यान रखेगा कोर्ट। बस जनरल बात ही गई है रूल 6 में, नथिंग न्यू। नाउ नेक्स्ट इज रूल 7। अब रूल 7 में बस यही लिखा है कि कोर्ट समन में ये भी कह सकता है डिफेंडेंट को कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे जिसके आधार पर वो रिलाय कर रहा है। अब अगला है रूल 8। अब रूल 8 कहता है कि अगर फाइनल डिस्पोजल वाली समन है तो उसमें डिफेंडेंट अपने विटनेस को भी लेके आएगा कोर्ट में। अब अगर कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल वाली समन इशू कर रखी है तो इस केस में विटनेस दूसरी डेट को तो आएगा नहीं, क्योंकि फाइनल डिस्पोजल का मतलब ही है कि पहली हियरिंग में ही मैटर को डिस्पोज ऑफ करना। तो ऐसे केस में डिफेंडेंट को समन में ये पहले ही बोल दिया जाता है जितने भी तुम्हारे गवाह या एविडेंस हैं जो भी हैं सबको लेके आ जाना उस तारीख को, मैटर जब भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब जो रूल 8 में केस है वो ऑर्डर 15 के द्वारा डील किया जाता है। ऑर्डर 15 है डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। अगर कोई छोटा मोटा मामला है तो कोर्ट पहले हियरिंग में ही डिस्पोज ऑफ कर देता है मैटर को। अब हम देखते हैं सर्विस ऑफ समन के प्रोविजन। ये रूल 9 से रूल 30 तक दिए हैं। तो अब रूल 9 बात करता है डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट। अब डिलीवरी ऑफ समन के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है कि जो डिफेंडेंट है वो विद इन जुरिस्डिक्शन रहता है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि जो डिफेंडेंट है वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रहता है। अब अगर डिफेंडेंट विद इन जुरिस्डिक्शन है तो प्रॉपर ऑफिसर जो कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है वो सर्विस कराएगा समन, जैसा कोर्ट डायरेक्ट करेगा, या तो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर ईमेल वगैरह के थ्रू भी समन की सर्विस हो सकती है। और जो भी खर्चा आएगा समन की सर्विस में वो खर्चा प्लेंटिफ को बियर करना पड़ेगा। और अगर डिफेंडेंट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रहता है तो दो ऑप्शन है कोर्ट पे। पहला तो वैसे ही जैसा विद इन जुरिस्डिक्शन के केस में भिजवाया था डिफेंडेंट को प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा स्पीड पोस्ट या ईमेल वगैरह। और दूसरा ऑप्शन दिया है रूल 21 में, अगर डिफेंडेंट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रहता है तो समन दूसरे कोर्ट में भेज देगा कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज 30 हजारी कोर्ट डिफेंडेंट को समन भेजना चाहती है, वो रोहिणी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो रूल 21 में ये लिखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो 30 हजारी कोर्ट रोहिणी कोर्ट को समन भेज देगा और रोहिणी कोर्ट उस समन की सर्विस करा देगा।
तो रूल 21 में बस यही है कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को समन भिजवा देगा। अब रूल 9 एक बात और कहता है कि अगर डिफेंडेंट ने समन रिसीव करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो कोर्ट इस सिचुएशन में ये मान लेगा कि उसने समन को रिसीव कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 9A। अब इस रूल में लिखा है कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि वो खुद ही डिफेंडेंट को समन की सर्विस कर देगा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं करेगा सर्विस समन की, कोर्ट तो करेगा ही, लेकिन अगर प्लेंटिफ बोलेगा तो प्लेंटिफ को भी समन की कॉपी दी जाएगी और वो डिफेंडेंट को पर्सनली दे आएगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ पर्सनली खुद देगा डिफेंडेंट को तो उसे रूल 16 और रूल 18 के प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब रूल 16 में कहा है कि जिस पर्सन को समन दी गई है वो उस पर साइन करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि उसे समन मिल गई है। और रूल 18 में ये लिखा है कि जब प्लेंटिफ ने समन सर्व किया था तो टाइम और मैनर की किस तरह से समन सर्व किया, किस एड्रेस पे किया, प्लेंटिफ वो भी मेंशन करेगा। और रूल 9A में ये भी लिखा है कि अगर डिफेंडेंट समन रिसीव करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो कोर्ट प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पे समन री इशू करके फिर से सर्विस करा सकता है समन की। नाउ नेक्स्ट इज रूल 10, मोड ऑफ समन। अब रूल 10 में बस इतना ही कहा है कि जब भी समन सर्व होगा डिफेंडेंट को तो समन की कॉपी देनी पड़ेगी जिस पे जज के साइन होंगे और कोर्ट की स्टैंप वगैरह होगी। और रूल 11 में लिखा है कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो हर एक डिफेंडेंट को समन सर्व करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 12। अब रूल 12, 13 और 14 को साथ में देखते हैं हम, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के हैं। टू होम मतलब समन किस किस को दे सकते हैं। तो रूल 12 में कहा है या तो पर्सनली दे दो डिफेंडेंट को, और उसका अगर कोई एजेंट है तो उसे दे दो जिसे उसने एम्पावर कर रखा है इस चीज़ के लिए। और रूल 13 में कहा है कि अगर कोई बिजनेस एजेंट है तो उसे भी दे सकते हैं समन, लेकिन जो वो मैटर है वो विद रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एजेंट है, जनरल एजेंट होता तो रूल 12 में ही कवर हो जाता। और एक है रूल 14 में, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के एजेंट को दे दो, ऐसा रूल 14 में लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 15। अब ये कहता है कि सपोज डिफेंडेंट घर पर नहीं है और समन सर्विस कराने वाला आ गया, उस केस में अगर डिफेंडेंट के फैमिली के एडल्ट मेंबर को भी समन सर्व कर दी जाए तो माना जाएगा कि समन सर्व हो गई है। लेकिन इस केस में सर्वेंट को घर का मेंबर नहीं माना जाता, तो घर के सर्वेंट को समन सर्व नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज रूल 17। अब कई बार क्या होता है कि डिफेंडेंट मना कर देता है या डिफेंडेंट कहाँ पर है पता नहीं चल रहा, तो सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट के घर के आगे समन की कॉपी चिपका देगा। बस रूल 17 में इतना ही कहा है। और रूल 19 में बस ये कहा है कि अगर कोर्ट डाउटफुल है कि समन सर्व हुई है कि नहीं हुई तो कोर्ट सर्विंग ऑफिसर को कोर्ट बुलाकर एग्जामिन कर सकता है सर्विंग ऑफिसर को। नेक्स्ट इज रूल 20, सब्सटीट्यूटेड सर्विस। अब रूल 20 बस इतना ही कहती है कि अगर डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है समन को या कोर्ट को ऐसा लग रहा है तो उस केस में सर्विंग ऑफिसर समन की कॉपी कोर्ट हाउस में, न्यूज़पेपर में या डिफेंडेंट के हाउस पे चिपका दी जाएगी। नेक्स्ट इज रूल 24, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर डिफेंडेंट जेल में है तो उस केस में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को सर्विस कराई जाएगी। नेक्स्ट इज रूल 25, सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट। अगर डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है और इंडिया में उसका कोई एजेंट भी नहीं है तो इस केस में रूल 25 कह रहा है कि अगर पोस्टल कम्युनिकेशन है तो उसके थ्रू भिजवा दो, और अगर डिफेंडेंट पाकिस्तान या बांग्लादेश में है तो वहाँ के कोर्ट को भिजवा दो, वो अपने आप ही डिफेंडेंट को समन सर्व कर देंगे। और अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी पब्लिक ऑफिसर को भिजवाना है तो फिर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑफिसर अपॉइंट करे तो उसको भिजवा दो। अब इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए स्पेशल प्रोविज़न इसलिए क्योंकि इंडिया की उनसे कोई स्पेशल ट्रीटी साइन हो रखी होगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज रूल 26। अब रूल 26 बस ये कहता है कि फॉरेन जुरिडिक्शन वाले मैटर के अंदर अगर डिफेंडेंट वहाँ पर रहता है तो पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू
या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट इस्टेब्लिश करी है वहाँ पे, तो उसके थ्रू समन भिजवाई जा सकती है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 27। अब अगर कोई डिफेंडेंट अपना गवर्नमेंट ऑफिसर है या वो रेलवे में काम करता है, तो जो समन है वो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 28। अब मिलिट्री के केस में उनके कमांडिंग ऑफिसर को भेजना पड़ता है समन। अब मिलिट्री में तीनों कवर हो गए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। नाउ नेक्स्ट इज रूल 29। अब इस रूल में बस यही कहा है कि अगर समन रूल 24, 27 या 28 में भेजी गई है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर विद द रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफेंडेंट। अब जैसे आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर है और उसके सबॉर्डिनेट के नाम का समन है, तो वो लेगा, सबॉर्डिनेट के साइन कराएगा, वापस कोर्ट को भेजेगा कि हमने समन सर्व करा दिया। रूल 29 में बस इतना ही लिखा है। नाउ लास्ट इज रूल 30, सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। अब कई बार क्या होता है कि डिग्नेटरी अथॉरिटी होती है, तो जनरली उनको समन नहीं भेजा जाता, तो उनको लेटर भेजा जाता है और उस लेटर को ही समन के बराबर माना जाता है। तो रूल 30 में बस इतना ही लिखा है। अब हमारा समन का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जिनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।